एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो भारत से 4 गुना और अमेरिका से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है, जिस पर अधिकार जमाने के लिए न जाने कितने सालों से एक्सप्लोरर जाते रहे, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि हर किसी ने इस पर अपना क्लेम जमाना बंद कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि वे जान चुके थे कि इस कॉन्टिनेंट तक जाना अपनी मौत को दावत देने के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं, तो बताते चले, हम बात कर रहे हैं एंटार्कटिका की। वैसे तो एंटार्कटिका की खोज और इसे समझने की कोशिश लंबे समय तक ह्यूमंस के लिए एक इम्पॉसिबल टास्क रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह वास्ट आइसी कॉन्टिनेंट हमेशा से मिस्ट्रीज एंड चैलेंजेस से भरा हुआ है। मगर सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों है कि एंटार्कटिका सदियों तक अनडिस्कवर्ड एंड अननोन बना रहा, जबकि बाकी दुनिया को खोजा जा चुका था। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से 15 गुना बड़े इस कॉन्टिनेंट की वास्टनेस को कैप्चर करने के लिए 20वीं सदी में न जाने कितने देशों ने कोशिशें की, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि न जाने कितनी बार देशों की आर्मी तक आमने सामने आ चुकी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि हर देश इसे अपने कब्जे में लेना चाहता था, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि हर देश ने इससे अपना दावा वापस ले लिया, जबकि यह दुनिया का 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। मगर हैरानी की बात यह है कि आज से 200 साल पहले तक यह वर्ल्ड मैप पर था ही नहीं, जबकि सदियों से इसके बारे में कहा जाता था कि एक कॉन्टिनेंट मौजूद है जो साउथ में है। यही वजह है कि सालों से अलग अलग देशों के द्वारा कोशिश की गई, मगर सालों तक अनगिनत एक्सप्लोरेशन के बावजूद 18वीं सदी तक इसे कोई ढूंढ ही नहीं पाया था। इनफैक्ट एक टाइम पर लोगों को ऐसा लगने लगा था कि यह सिर्फ कहानियों की बात है और धरती के साउथ पोल पर ऐसा कोई महाद्वीप मौजूद ही नहीं है। मगर फिर भी कुछ लोगों के मन में ये बात बैठी हुई थी कि इस महाद्वीप में उन्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो उनकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। इसलिए अपनी जान को दांव पर लगाते हुए न जाने कितने एक्सप्लोरर्स इसे खोजने जाते रहे, और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उनमें से कितनों की तो इसकी वजह से मौत हो गई थी। लेकिन फिर भी ये मिशन रुक नहीं रहा था, जबकि सब जानते थे कि जो लोग यहाँ जाते थे या तो जाने से पहले ही मर जाते, या फिर वहां जाकर यहाँ का अनबियरेबल टेम्परेचर उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है। यही वजह है कि यह सालों तक किसी की नजरों में नहीं आया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 18वीं सदी से पहले इतना बड़ा महाद्वीप आखिर छुपा हुआ कहाँ था? किसी को इसके बारे में पता क्यों नहीं चल पाया? यह जानने के लिए आपको कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। असल में आज से लगभग 1900 साल पहले एक रोमन स्कॉलर ने कुछ ऐसा बताया जो चौंकाने वाला था। रोमन एस्ट्रोनॉमर टॉलमी का कहना था कि साउथ में एक बहुत बड़ा लैंडमास मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर टॉलमी ने किस आधार पर ऐसा कहा, तो बताते चले कि उनका एक अलग ही लॉजिक था जो सुनने में काफी इंटरेस्टिंग और फनी दोनों लगता है। असल में उनका कहना था कि धरती के नॉर्थ में काफी ज्यादा जमीन मौजूद है, इसलिए इसे संतुलित करने के लिए धरती के साउथ में भी काफी बड़ा जमीन का हिस्सा मौजूद होगा। मगर टॉलमी के पास अपनी बात को प्रूफ करने का कोई सबूत नहीं था, इसलिए ये बात कभी इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं बन सकी। लेकिन हाँ, फिर भी इसके बारे में चर्चाएं होती रहीं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दूसरी सदी में ग्रीक जियोग्राफर मैरिनस ऑफ टायर ने इसे एंटार्कटिका नाम दिया था, क्योंकि इस इमेजिनरी कॉन्टिनेंट को एंटार्कटिक सर्कल के आसपास ही बताया जाता था। लेकिन हम आपको बताते चले कि इस नाम को उस समय वह पहचान नहीं मिल पाई थी, और फिर ऐसे ही समय बीतता गया और 5वीं सदी में एक रोमन स्कॉलर ने इस कॉन्टिनेंट को एक ऐसा नाम दिया जो आज काफी फेमस है। मगर उस नाम का इस्तेमाल इस महाद्वीप के लिए नहीं, बल्कि एक और महाद्वीप के लिए होता है जहां केवल एक ही देश मौजूद है। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की। असल में 5वीं सदी में रोमन स्कॉलर ने इसे ऑस्ट्रेलिस नाम दिया था। ऑस्ट्रेलिया नाम की कहानी को आप इस बात से समझ सकते हैं कि 15वीं सदी तक दुनिया के मैप में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नजर नहीं आता, बल्कि टेरा ऑस्ट्रेलिस नाम का एक महाद्वीप नजर आता है, जिसे माना जाता था कि वह एंटार्कटिका है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि उस समय के कार्टोग्राफर हाइपोथेटिकल कहानियों से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, और इसलिए उन्होंने इस इमेजिनरी कॉन्टिनेंट को अपने नक्शे में जोड़ा था। लेकिन समय गुजरता गया और किसी के पास इससे जुड़ा कोई खास सबूत सामने नहीं आया, और फिर आई 15वीं सदी, और ये वही समय था जब यह स्पष्ट हो चुका था कि साउथ में इतने बड़े आकार का कोई कॉन्टिनेंट मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। असल में इतनी ज्यादा रिसर्च के बावजूद जब उन्हें कोई कॉन्टिनेंट नहीं मिला, तो आखिरकार 15वीं सदी में जियोग्राफर्स ने यह फैसला कर लिया कि यहाँ कोई कॉन्टिनेंट है ही नहीं, और यह केवल एक कहानी मात्र है। लेकिन सच ये नहीं है, और इस बात को आखिरकार 1604 में एक डच एक्सप्लोरर ने साबित कर दिया।
असल में डच एक्सप्लोरर विलियम जोन्स जून ने 1606 में एक बड़े महाद्वीप की खोज कर डाली जिसका नाम न्यू हॉलैंड रखा गया। न्यू हॉलैंड का मतलब होता है सदर्न लैंड मास। ये वही समय था जब कई यूरोपीय देशों को लगने लगा था कि आखिरकार हजारों सालों से खोजा जा रहा धरती का लास्ट कॉन्टिनेंट मिल ही गया है। मगर अफसोस, उनका ये सपना जल्द ही टूट गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के एक्सप्लोरेशन के बाद यूरोपियन कंट्रीज को समझ आ गया कि यह महाद्वीप उतना बड़ा नहीं है जितना धरती के अंतिम हिस्से को होना चाहिए था। यही वजह थी कि एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन का दौर शुरू हुआ और इस बार यह और भी जोर शोर से हुआ। कई देशों ने मिलकर एक्सप्लोरेशन मिशन करने शुरू कर दिए। ये मिशन बहुत खतरनाक थे। उनके खतरनाक होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठे, मगर फिर भी मिशन रुक नहीं पाए, जबकि यहाँ जान जाती रही और इसके लिए जिम्मेदार था सदर्न पोल का वेदर एंड टेम्परेचर। साथ ही यहाँ का ओशन भी खतरनाक है। सच में सदर्न ओशन को दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्रों में से एक माना जाता है। अगर आप इस ओशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करिए, सदर्न ओशन पर वीडियो बनाइए। हम आपके लिए इस पर एक अच्छा सा वीडियो लेकर आएंगे। सदर्न ओशन को इसलिए खतरनाक माना जाता है क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी समुद्री लहरें उठती हैं, और न केवल बड़ी समुद्री लहरें बल्कि समुद्र में तैरते आइसबर्ग भी जहाजों के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं। और जबकि हम तो 18वीं सदी की बात कर रहे हैं जब जीपीएस और रडार तकनीकी का अस्तित्व नहीं था। इनफैक्ट उस समय तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के नाम पर केवल कंपास और घड़ी ही सहारा थे एंड नेविगेशन पूरी तरह से एक्सपीरियंस पर निर्भर था। लेकिन ये बात तो 100% सच है कि उस समय के लोग वाकई काफी डेयरिंग थे। तभी तो चप्पू चलाकर या सिल्क के कपड़े से बनी पालों के सहारे चलने वाली जहाजों से लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी खोजें कर डाली थी। समय बीतता गया लेकिन उन्हें कभी भी टेरा ऑस्ट्रेलिस जैसा कोई महाद्वीप धरती पर नहीं मिला। इसकी वजह से लोगों को एक बार फिर लगने लगा कि शायद वहां कोई महाद्वीप होगा ही नहीं, और साउथ में जो महाद्वीप है वह न्यू हॉलैंड ही है। यही वजह थी कि 18वीं सदी के प्रारंभ में ब्रिटिश एक्सप्लोरर मैथ्यू फ्लिंडर्स ने न्यू हॉलैंड को ही टेरा ऑस्ट्रेलिस घोषित कर दिया। यही नहीं, टेरा ऑस्ट्रेलिस नाम जो एंटार्क्टिका के लिए तय किया गया था, यह नाम न्यू हॉलैंड को दे दिया गया क्योंकि एंटार्क्टिका का पता अभी तक नहीं चला था। इसे पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया क्योंकि ब्रिटेन उस समय विश्व शक्ति था। यही वजह है कि एंटार्क्टिका को मानचित्रों में स्थान ही नहीं दिया गया और 18वीं सदी के सभी मानचित्रों में एंटार्क्टिका का हिस्सा खाली नजर आता है। लेकिन फिर भी कुछ देशों के अंदर यह विचार जिंदा था कि उन्हें एक बार फिर से खोज करनी है ताकि इस महाद्वीप का पता लगाया जा सके। यही कारण था कि 1772 में ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बेहतरीन नौसैनिक अधिकारी कैप्टन जेम्स कुक को इस कार्य पर लगाया गया। कैप्टन कुक एक कुशल एक्सप्लोरर और नेविगेटर्स थे। उन्होंने 1768 से 1779 तक इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन में कई बड़े एक्सप्लोरेशन मिशंस किए थे। यही नहीं, वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और हवाई द्वीप तक की यात्रा की थी। 1772 में ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ने उन्हें एंटार्क्टिका का पता लगाने की जिम्मेदारी दी। बस फिर क्या था, कैप्टन जेम्स कुक अपने 2 जहाज और 192 साथियों के साथ निकल पड़ा। वह एक स्किल्ड एक्सप्लोरर और नेविगेटर थे। इन्होंने 1768 से 1779 तक इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में कई बड़े एक्सप्लोरेशन मिशन किए थे। कैप्टन अपने काम के लिए काफी उत्साहित थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे इतिहास रचने वाले हैं। कप्तान को इतिहास रचने का बहुत शौक था। वे धरती के साउथ पोल पर मौजूद लैंड मास पर पहुंचने वाले पहले इंसान बनना चाहते थे। यही वजह थी कि वे जल्द से जल्द चलने की तैयारी करने लगे, मगर वो नहीं जानते थे कि उनका यह सपना सपना ही रह जाएगा और वो कभी वहां जा ही नहीं पाएंगे। लेकिन अभी तो वह निकलने की जल्दी में थे। जैसे ही वह निकले तो 3 साल तक सदर्न सी में लगातार खोज के बावजूद उन्हें इस महाद्वीप का कोई अता पता नहीं मिला। लेकिन वह फिर भी नहीं रुके और 17 जनवरी 1773 को समुद्र के सबसे खतरनाक हिस्सों में जाने की सोची, जिसका नाम है एंटार्क्टिक सर्कल। अपनी और अपने पूरे दल की जान को खतरे में डालकर वे वहां पहुंचे, मगर फ्रीजिंग वाटर और समुद्र में तैरते आइसबर्ग के अलावा उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिला। उनका यह एक्सप्लोरेशन असफल हो चुका था, मगर इसके बावजूद मिशन चलते रहे क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी किसी चमत्कार का यकीन था। उन्हें लगता था कि धरती के नीचे कोई ना कोई महाद्वीप जरूर मौजूद है। इनमें बड़ी साम्राज्यों में से एक था रूसी साम्राज्य, जिसने 18वीं सदी की शुरुआत में साउथ में कई एक्सप्लोरेशन टीम को भेजा। एक ऐसी ही टीम को रूसी नौसेना के ऑफिसर फैबियन गॉटलिब लीड कर रहे थे। ये भी पूरे इलाके में लगातार एक्सप्लोरेशन मिशन कर रहे थे और फाइनली यह कामयाब हो गए। 20 जनवरी 1820 को उन्होंने इतिहास रच दिया और वे पहले व्यक्ति बने जिन्होंने एंटार्क्टिका को अपनी आंखों से देखा।
इस नाम को याद कर लीजिए क्योंकि ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये पहला मौका था जब किसी इंसान ने इस अनोखी दुनिया पर कदम रखा था, लेकिन अभी तक कोई इस महाद्वीप के बारे में कुछ भी नहीं जान पाया था कि यह कितना बड़ा है। इस पर इंसान रहते हैं या जानवर, या फिर यह ऐसी जगह है जहां इंसान अपनी कॉलोनी बनाकर यहाँ के रिसोर्सेज का दोहन कर सकता है। मगर इसका जवाब तो इस कॉन्टिनेंट की एक्सप्लोरेशन और मैपिंग से ही मिल सकता था। बस फिर क्या था, पूरी दुनिया जुट गई, लेकिन जितना इसे खोजना कठिन था उतना ही यहाँ पर एक्सप्लोरेशन और मैपिंग करना भी था। यही वजह थी कि कई सारे लोगों की यहाँ जान भी चली गई, लेकिन इसके बावजूद देश रुके नहीं। 19वीं सदी में दुनिया के बड़े बड़े देशों ने अपनी एक्सप्लोरेशन टीम को एंटार्कटिका महाद्वीप पर मैप करने के लिए भेजा, ताकि वे साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले देश की लिस्ट में शामिल हो सकें और इतिहास रच सकें। मिशन असफल होते चले गए क्योंकि ज्यादातर टीम यहाँ की एक्सट्रीम कंडीशंस को झेल ही नहीं पाई। लेकिन जो लोग वहां पहुंचे उन्हें भी कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ लोग एंटार्कटिका को पार करने से पहले ही वहां मौजूद बर्फ की चादरों के नीचे दबकर मर गए और कोई भी वहां नहीं पहुंच पाया। मगर फिर 1911 में 2 देशों की टीमों ने आखिरकार एंटार्कटिका के इस एक्सट्रीम वेदर को पार ही कर लिया और वे सबसे आगे पहुंच गए। इन देशों में एक था नॉर्वे और दूसरा था ब्रिटेन। नॉर्वेजियन टीम को रोएल्ड अमुंडसेन लीड कर रहे थे और ब्रिटेन की टीम को रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट। दोनों देशों के बीच जबरदस्त टक्कर थी क्योंकि वे सबसे पहले अपने देश का झंडा वहां गाड़ना चाहते थे। मगर इस बार बाजी एक ऐसे देश ने मारी जिसके ऊपर किसी को यकीन भी नहीं था। असल में 14 दिसंबर 1911 को नॉर्वे के रोएल्ड अमुंडसेन ने ब्रिटेन की टीम से पहले ही साउथ पोल पर पहुंचकर नॉर्वे को यह उपलब्धि दिलाई और नॉर्वे बन गया साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश, जबकि ब्रिटेन वहां पहुंचने वाला दूसरा देश बना। जिस तरह से साउथ पोल पर पहुंचने का सौभाग्य नॉर्वे को मिला, उसी तरह से वे यहां से वापस लौटने में भी लकी साबित हुए। मगर ब्रिटेन की टीम और रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट की किस्मत उतनी लकी साबित नहीं हो सकी। इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में यात्रा करने के बावजूद वापस लौटना भी कम खतरनाक नहीं था। नॉर्वे की टीम किसी तरह सरवाइव करके अपने देश लौट गई, मगर ब्रिटेन की टीम और रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट 2287 किलोमीटर का सफर तय करने के दौरान एंटार्कटिका की एक्सट्रीम कोल्ड एंड हंगर के कारण रास्ते में ही दम तोड़ बैठे। इससे पता चलता है कि एंटार्कटिका का ग्राउंड ट्रैवल कितना ज्यादा खतरनाक है। मगर इसके बावजूद देशों ने रुकने का नाम नहीं लिया। एक्सप्लोरेशन आगे बढ़ते रहे और कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी, लेकिन यह उन सभी की मेहनत का ही नतीजा था जिसके कारण एंटार्कटिका के बारे में इतनी जानकारी मिल पाई। आखिरकार एंटार्कटिका का मैप बना लिया गया। असल में एंटार्कटिका का एक्सप्लोरेशन कितना ज्यादा खतरनाक है, मगर इसके बावजूद देश शुरुआत से ही इसे एक्सप्लोर करते रहे। कई देशों के वैज्ञानिकों ने अपनी जान भी गंवाई, लेकिन यह उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि आज एंटार्कटिका के बारे में हमें इतनी सारी जानकारी मिल पाई। 1922 में आखिरकार एंटार्कटिका का मैप बनाया गया, लेकिन इसे पूरी तरह से मैप नहीं किया जा सका था। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के कारण लोग वहां नहीं जा पाए। हालांकि वो बात अलग है कि बचे हुए हिस्सों की मैपिंग 17 दिसंबर 1903 की डिस्कवरी से संभव हो पाई, जब हवाई जहाज का इस्तेमाल हुआ। असल में हवाई जहाज का आविष्कार ट्रांसपोर्ट के साधनों में से एक ऐसा अध्याय है जिसने हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया। इसके बाद हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से होने वाले एक्सप्लोरेशन में जमीनी स्केल पर किए जाने वाले एक्सप्लोरेशन की तुलना में कम समय लगा और यह अधिक सेफ भी था। पहाड़ों की दिक्कतों और खतरों के बिना बड़े पैमाने पर एक्सप्लोरेशन होने लगे। आखिरकार 1928 में एक बुलेट सेफ एयरक्राफ्ट के जरिए ब्रिटिश पायलट विल्किंस और को पायलट कार्ल बेन एइल्सन ने एंटार्कटिका की मैपिंग शुरू की। यह मिशन लगभग 1 दशक तक चला और फिर कुछ सफल उड़ानों के जरिए एंटार्कटिका की इस बर्फीली और अंधेरी दुनिया को भी मैप किया गया, जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया था। जब एक्सप्लोरेशन पूरा हुआ तो सुपर पावर्स यह समझ चुकी थी कि एंटार्कटिका बर्फी चादर वाली बेजान जगह से कहीं ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके नीचे बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, जिनको कंट्रोल करना किसी भी देश के भविष्य को बदल सकता था। यही वजह थी कि अब दुनिया की सभी सुपर पावर्स इस कॉन्टिनेंट पर अपना अधिकार जताने लगी। 1940 तक अलग अलग पावर्स ने अपनी मिलिट्री स्क्वाड्स एंटार्कटिका में भेजनी शुरू कर दी ताकि वे अलग अलग हिस्सों पर दावा कर सके। 1948 में ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच एंटार्कटिका को लेकर तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों की नेवीज आमने सामने आ गई। इसमें ब्रिटेन का पलड़ा भारी था और उसने अपने क्लेम को सॉलिड करने के लिए अर्जेंटीना और चिली के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील भी कर दी। ऐसा लगने लगा था कि शायद एक और वर्ल्ड वॉर होने वाला है, जिसका कारण एंटार्कटिका बनेगा। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। असल में ऐसा इसलिए क्योंकि एंटार्कटिका के लिए लड़ने को तैयार देशों ने आखिरकार एक नया रास्ता चुना।
1969 में यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन और 9 अदर कंट्रीज ने मिलकर एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए। इसमें कहा गया कि एंटार्क्टिका में केवल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होंगे और मिलिट्री एक्टिविटीज पर प्रतिबंध रहेगा। एंटार्क्टिका किसी एक देश का नहीं बल्कि सभी का होगा और केवल साइंटिफिक रिसर्च किए जा सकेंगे। और फिर आखिरकार 1970 में एंटार्क्टिका पर पहली बार सैटेलाइट्स का इस्तेमाल हुआ, जिससे यहाँ के राज खुलने लगे। वैज्ञानिकों ने इस महाद्वीप की बर्फ के नीचे छिपी झीलों और माउंटेन रेंज का पता लगाया। 1990 में रूसी वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे बड़ी सब ग्लेशियल झील लेक वोस्टॉक की खोज की। 2014 में वैज्ञानिकों ने एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे छिपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक इकोसिस्टम खोज निकाला, जो लाखों साल से बिना सनलाइट के मीथेन और अमोनिया से अपनी ऊर्जा प्राप्त कर रहा था। आज भी एंटार्क्टिका की बर्फीली परत के नीचे कई रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर एंटार्क्टिका की सारी बर्फ पिघल गई तो वैश्विक समुद्र का स्तर 200 फीट तक बढ़ जाएगा, जिससे धरती के सभी महाद्वीप डूब जाएंगे। तो क्या आप इस महाद्वीप को पिघलते हुए देखना चाहेंगे? हमें यकीन है कि आप ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि यह साइन होगा एंड ऑफ द अर्थ का। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे आपका इस कॉन्टिनेंट के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।